प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। चयनित पटवारियों से आपको रूबरू करवाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज जिन चयनित पटवारियों से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उस मुलाकात की विषय वस्तु है प्रेरणा। देखिए, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी परिवारजन की, मित्र की, रिश्तेदार की या फिर गुरुजनों की प्रेरणा होती है, तब वो सफलता के मुकाम को हासिल करता है। तो आज जिन 4 लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी सफलता के पीछे किसकी प्रेरणा रही, किसका अंदाज रहा, किसका तरीका रहा। तो हम आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाने जा रहे हैं श्री दीपाराम जी से। दीपाराम, बहुत बहुत आपका स्वागत है आश्रम के स्टूडियो में। प्रणाम दीपाराम जी। अच्छा दीपाराम जी, चूंकि हमारी आज की विषय वस्तु है प्रेरणा, तो आप सूरतगढ़ कैसे पहुंचे, किसकी प्रेरणा से पहुंचे और उसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा, सारी की सारी बातें हमारे विद्यार्थियों को बताइए। सर, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई साहब श्री अमृत राम जी पटवारी, जो पहले भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से जुड़ चुके थे, और उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुझे तैयारी करनी है तो तुझे मेरे साथ सूरतगढ़ चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बाढ़ में रहकर की ही तैयारी करूंगा। उन्होंने कहा कि तुझे तैयारी करनी है तो मेरे साथ सूरतगढ़ चल, नहीं तो घर जाके पापा जी के साथ में खेती के काम में हाथ बढ़ा। बिल्कुल दीपाराम जी, मैं ये देखता हूं कि कई लोग खेती या काम के भय से भी तैयारी करने लगते हैं। अगर ग्रामीण युवा है तो पिताजी के साथ कस्सी, कसिया, खरपतवार, बीज, खाद और हल, इन सब से भय खाते हुए भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम आपको उसी श्रेणी में रखें। जी सर, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ठीक है। अच्छा, आगे फिर क्या कथा रही? मैं आश्रम परिवार से 2019 में जुड़ा पटवार बैच से, और पटवारी की तैयारी करते करते पटवार का एग्जाम हुआ नहीं, उससे पहले राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ और उसमें मेरा चयन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर, जैसा आप बताते हो कि व्यक्ति को आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए उच्च पद पर जाने के लिए, तो उसी बीच सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आ गई। तो मैं राजस्थान पुलिस छोड़ करके सब भागता हुआ यहाँ चला गया सूरतगढ़ से। मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं सूरतगढ़ की ओर भागता चला आया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा है कि सूरतगढ़ वेद भूमि भी है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना सूरतगढ़ और उसके आसपास के परिक्षेत्र में की गई, तो स्वाभाविक है कि सूरतगढ़ से तो आपको प्रेम होना ही था और आगे की तैयारी के लिए यहाँ आना ही था। जी सर जी। उसी के साथ में मेरे परिवार और पापा जी और भाई जी बैठते थे, तब चर्चा होती थी कि दीपाराम, तेरा हमें बड़ा डर है कि तेरा चयन कहीं होगा नहीं। मैं जैसे ही भाटिया आश्रम से जुड़ा पटवार बैच से, उसके बाद में मैंने रेगुलर 2021 में जितने सारे पेपर दिए, मैंने लगभग 7 पेपर दिए और 7 में मेरा चयन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब अब अंतिम रूप से मेरा पटवार में चयन हुआ तो मेरी पिताजी से बात हुई और मैंने उनको बधाई दी। तो एक समय था जब उन्होंने बताया था कि दीपाराम, मुझे तेरा डर है। और उसी लिए उन्होंने बताया कि बेटे, तूने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल, 7 परीक्षाओं में प्रथम स्तर पर या द्वितीय स्तर पर चयनित होना मैं अपने आप में एक बड़ी बात मानता हूं। और दीपाराम, इस बार मेंस भी आपने लिखा है, आरएएस मेंस। बिल्कुल सर, मैंने लिखा है। तो कैसा हुआ आरएएस मेंस? हालांकि उन दिनों जितने भी लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, वो लोग फिजिकल में बिजी थे, ये बात तो सही है। मैं भी सर बिजी था और इतना ठीक नहीं हुआ है। मैं आगे भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल, हमें प्रयास जारी रखना है। अच्छा दीपाराम, कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को? जी सर, जैसा मैंने आप बताया कि
आप अभी बता रहे थे कि आपको प्रयासरत रहना चाहिए, ऐसा ही मेरे पिताजी बोलते थे और आप भी सर बोलते हैं कि व्यक्ति को एक जॉब लगने के बाद में रुकना नहीं चाहिए, आगे प्रगतिशील रहना चाहिए। मेरे पिताजी भी हमें बोलते थे कि बेटे तुम नौकरी लग जाओ तो मैं मेरे खेत का काम करना छोड़ दूंगा। तो सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई साहब लग गए, फिर उन्होंने हमें पिताजी ने बताया कि आप अब काम करना छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि तू लग जा दीपाराम, उसके बाद में मैं छोड़ दूंगा। मेरा भी चयन हो गया राजस्थान पुलिस में और हमने फिर मिलके बोला पापा जी कि आप काम छोड़ दो, तो उन्होंने हमें बताया कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा खेती का। उसी तरह जब तक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको प्रयासरत रहना चाहिए, एक जगह स्थायी होकर नहीं बैठना चाहिए, जैसा सर आप बताते हैं। और मैं भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाता रहूंगा, मैं आगे तैयारी जारी रखूंगा। बिल्कुल दीपाराम, आपके पिताजी बिल्कुल सही कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी काम से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए और सतत काम करते रहना चाहिए। मैं देखता हूं कि 78 वर्ष की अवस्था में मेरे पिताजी भी बड़े एक्टिवली काम करते हैं और अक्सर मैं टीवी पर देखता हूं कि हम सबके लोकप्रिय फिल्म स्टार श्री अमिताभ बच्चन भी काम करते हैं और अक्सर हर 5वें 7वें दिन उनकी नई एड आ जाती है। मेरे को तो अमित जी की ये बात बहुत ही जबरदस्त लगती है कि उन्होंने अपने काम के प्रवाह को लगातार बना रखा है, तो सतत काम तो अवश्य करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल जारी रखें। तो दीपाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप थानेदार बने, आप आरएएस बने और ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभाते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। जी सर, मैं अंतिम मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने आज भाटिया आश्रम परिवार में एक और सफलता जोड़ दी। भाटिया आश्रम परिवार की स्ट्रेटेजी और कार्य प्रणाली ने मुझे इतना प्रभावित किया और मेरा चयन लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा था, जिसकी चर्चाएं मेरे गांव और आसपास के क्षेत्र में होने लगी, जिसके कारण मैं आना नहीं चाहता था और उस चर्चाओं की वजह से आज मैं भाटिया आश्रम परिवार से मेरे क्षेत्र के 30 लोगों को और जोड़ पाया हूं, जिससे मुझे बड़ा गर्व है और भाटिया आश्रम परिवार का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी का। आप भी इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें और एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दीपाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करने जा रहे हैं श्री परमेश्वर सिंह भाटी से। चूंकि हमारी आज की विषय वस्तु है कि वो कौन व्यक्ति है जो इंटरव्यू दे रहे व्यक्ति के पीछे की प्रेरणा है। तो जैसे कि दीपाराम से हमारी बात हुई, उन्होंने अपनी प्रेरणा बताया अपने भाई को, अपने पिता को। तो परमेश्वर जी, आपकी प्रेरणा कौन है? क्या कथा आपकी तैयारी से जुड़ी हुई है? हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। मेरे पीछे सफलता का श्रेय मैं मेरे भैया को देना चाहता हूँ, जिनका नाम है नरपत सिंह जी, और मैं और आशकंद सिंह दोनों साथ में तैयारी। हाँ, थोड़ा सा आप ऊंची बोलिए। मैं और आशकंद सिंह दोनों साथ में तैयारी करते थे। तो आशकंद सिंह के भैया श्री भवानी सिंह जी और मेरे भैया नरपत सिंह दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, मतलब आशकरण जी अभी जिनका पिछले एपिसोड में हमने इंटरव्यू लिया था, आशकरण जी के भैया नरपत सिंह जी, श्री भवानी सिंह जी, और आपके भैया श्री नरपत सिंह जी दोनों मित्र हैं और आप भी दोनों मित्र हैं। ठीक है, तो हमारी रैंक वहां से डिसाइड होती है कि वो दोनों उधर से हमारी रैंक देखते थे। वो दोनों आपकी रैंक देखते थे? किस तरह से? मतलब वो किसकी आगे आ रही रैंक, मतलब उन दोनों व्यक्तियों में, उन दोनों मित्रों में, यानी कि भवानी सिंह जी में और नरपत सिंह जी में एक प्रतिस्पर्धा थी कि किसका भाई ज्यादा बड़ी रैंक लेगा बड़े पेपर में। कुछ इसी तरह की बात हुई। बहुत ही बढ़िया, ये तो एक अनूठी बात आपने हमें बताई। इसके अतिरिक्त और जानकारियां हमें दीजिए। तो
तो सर मैं दिसंबर 2019 में आया था भाटिया। तो पहला पेपर था 5 जनवरी को। तो 4-5 दिन की पढ़ाई की थी मैंने, उसमें मेरी रैंक आई थी 59। पहले ही पेपर में आपने 59 रैंक स्कोर की। उसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ था सर 15 दिन बाद, उसमें मेरी रैंक आई थी 4थी। उसके बाद तो फिर सर रैंक इम्प्रूवमेंट का सुधार था, कभी 20 से बाहर मेरी रैंक आई नहीं थी, कभी भी 20 से बाहर नहीं आई बड़े पेपर में आपकी रैंक। बिल्कुल मेरा भी ये मानना है परमेश्वर सिंह जी कि अगर कोई बच्चा बड़े पेपर में लगातार अपनी रैंक को मेंटेन रखता है तो उसकी सफलता निश्चित है, उसकी कामयाबी तय है। तो परमेश्वर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? संदेश तो यही है सर कि मेरे भैया रहते थे साथ में, यहाँ भी तैयारी करते हैं वो तस्वीर की, तो उन्होंने मेरे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। बिल्कुल, बालेंद्र सिंह नाम है सर उनका, श्री बालेंद्र सिंह। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाटिया से हमसे जुड़े रहे, बढ़िया शेड्यूल को फॉलो करें। शेड्यूल को फॉलो करने से आपकी रैंक का पता चलता है, जिससे कि आप कंपटीशन बना रहता है कि अपनी रैंक अगली बार और बढ़िया सुधारे। धन्यवाद परमेश्वर सिंह जी, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और आपने ये भी हमें बताया कि किस तरह से दो मित्रों यानी कि श्री भवानी सिंह और श्री नरपत सिंह की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने दो भाइयों को पटवारी बनाया। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस व्यक्तित्व की, वो श्री गंगानगर जिले के लिए बल्कि उत्तरी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थे, लेकिन दैव योग से, दुर्भाग्य से अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति के संस्थापक श्री श्याम सुंदर माहेश्वरी की। मैं आपको बता दूं कि ये चित्र उस समय का है जबकि श्री श्याम सुंदर माहेश्वरी पद्मश्री पुरस्कार हासिल कर रहे हैं महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से। श्री श्याम सुंदर माहेश्वरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जरूरतमंद विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। अब वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। बहुत कुछ चीजें हैं जो मैंने श्री श्याम सुंदर माहेश्वरी से सीखी। उनके ही एक विद्यार्थी सुखविंदर सिंह, जो सौभाग्य से मेरे भी विद्यार्थी हैं, और उन्होंने ही सुखविंदर को मेरे पास भेजा था कि मैं चाहता हूं कि ये आरएएस बने और ये आपका दायित्व होगा। और मैंने सुखविंदर को सहर्ष स्वीकार किया। तो सुखविंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आश्रम के स्टूडियो में। तो बताएं सुखविंदर, कैसे आप विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति से जुड़े और माहेश्वरी जी ने आपको प्रेरणा दी और तत्पश्चात आप आश्रम आए? नमस्कार सर, मैं विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर माहेश्वरी जी के प्रेरणा से आपसे मिला। सर, उन्होंने जब मुझे यहाँ पे भेजा था तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि आपको वहां जाके तपस्या करनी है, आरएएस बनना है, आपको वहां भाटिया जी जो कहेंगे ना वो करना है, वो आपको आरएएस बना देंगे। तो सर, जब उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर तू आरएएस बन गया ना तो मैं जुलूस निकालूंगा, उसमें सबसे आगे नाचूंगा। और सर, मेरा ये सपना है कि मैं उनके उस सपने को साकार करूं। बिल्कुल। मेरे को सुखविंदर ये बताएं कि पहले पहल आप प्रोफेसर श्याम सुंदर जी माहेश्वरी से कैसे मिले? जी सर, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति का एक इंटरव्यू होता है। तो सर, इंटरव्यू के दौरान मैं उनसे पहली बार मिला तो सर, मतलब जिस भी बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं पहले? जी सर, बिल्कुल। हाँ। तो सर, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप कितनी फीस पे कर सकते हैं। 10वीं के बाद की बात थी। तो सर, मैंने उन्हें बोल दिया कि सर मेरी 20,000 फीस है
मैं 16,000 फीस खुद दे दूंगा, आप मेरा बस सहयोग कर देना 4-5 हजार का। तो सर उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे, आपके पापा क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर मेरे पापा तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो बोलते फिर आप कहाँ से इतने पैसे लाओगे? तो सर मैंने उन्हें बोल दिया कि सर मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगा, क्योंकि उस टाइम सर मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मुझे विश्वास था कि 1-2 महीने में सर मैं 1 महीने में अगर 2,000 कमा लेता हूँ तो मैं कर सकता हूँ खुद। तो सर उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और बोल दिया कि अगर तुम कलेक्टर भी बनना चाहता है ना तो तेरी फीस हम देंगे। बहुत बढ़िया सुखविंदर। वास्तव में श्याम सुंदर जी माहेश्वरी एक सौगात थे पूरे श्री गंगानगर जिले के लिए, और अब आपके कंधों पर बड़ा दायित्व है कि आप उनके आरएएस के सपने को पूरा करें। तो क्या आरएएस पर आपकी तैयारी जारी है अभी? जी सर, मैं उनके जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया है अब सर वो मेरा नैतिक दायित्व बन चुका है। सर मेरा अब जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं उनके लक्ष्य को साकार करूं। वो मेरा ही लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य सर ज्यादा है, क्योंकि सर उन्होंने मेरे अंदर खुद का एक सपना देखा है और सर मैं उसे पूरा करने के लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल सुखविंदर, मैं ये बताना चाहूंगा कि अक्सर प्रोफेसर साहब मुझे फोन कर लिया करते थे और हर बार उनका एक ही प्रश्न होता था कि सुखविंदर का काम किस तरह से चल रहा है। और निसंदेह अब ये आपका नैतिक दायित्व बन चुका है, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि आप उनके सपने को साकार करें। और आज इस बातचीत के माध्यम से मैं भी उन्हें नमन करता हूं कि वो वास्तव में एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने सैकड़ों बच्चों का उद्धार किया। आज भी विद्यार्थी शिक्षा सहयोग समिति श्री गंगानगर बहुत सारे बच्चों का निष्काम भाव से सहयोग करने में लगी है और उनके बहुत सारे विद्यार्थी उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। सुखविंदर, कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को तो बताएं। जी सर, मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी नीयत साफ रख के गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और एक सकारात्मक दोस्तों के साथ तैयारी करें ताकि आपको ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद सुखविंदर। अब आपने हम लोगों के सामने, इस कैमरे के सामने, इस आईने के सामने एक वादा कर दिया है कि आप आरएएस अवश्य बनेंगे। तो चुनौतियां भले ही कितनी आए, आपको आरएएस बनना होगा। आश्रम परिवार जिस प्रकार से पहले आपके लिए तत्पर था वैसे सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद सुखविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिस बेटी से बात करने जा रहे हैं मैं उसे बहुत ही ब्रिलियंट मानता हूं, क्योंकि बहुत ही अल्प अवधि में उसकी बहुत सारी उपलब्धियां रही। प्रारंभिक अवस्था में वो भाटिया आश्रम से ऑनलाइन जुड़ी हुई थी, बाद में ऑफलाइन जुड़ी और अनेकानेक चयन उसने हासिल किए हैं। आमंत्रित हैं मोनिका बिटिया। मोनिका, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारा विषय तो है प्रेरणा, आप हमें ये बताएं कि आपकी इस सफलता के पीछे, आपके पटवारी में चयन के पीछे, आपने तो सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी देना है, उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है, आरएएस मुख्य परीक्षा भी आप दे चुकी हैं, तो आप इसकी प्रेरणा किसे मानती हैं? सर मेरा जो भी है उसमें सबसे पहले मेरी परदादी श्रीमती केसर देवी। आपकी परदादी? जी सर। ठीक है। और मेरे परिवार के लोग, भाटिया आश्रम और गुरुजनों का और मेरे मित्र लोगों का बड़ा योगदान है। और मेरी दादी माँ ने हमेशा मुझे पटवारी के लिए प्रेरित किया। और दादी माँ ने या परदादी माँ ने? परदादी माँ ने। परदादी माँ ने प्रेरित किया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि गांव में होता ही है कि काम, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए और शेड्यूल इतना होता था कि मैं घर का काम थोड़ा कम कर पाती थी। तो मेरी दादी माँ ऐसे होता था कि हमारे घर पे जैसे साफ सफाई 4-5 दिन झाड़ू नहीं निकलता था तो मैं कहती थी कि अब ईश्वर कैसे आएगा, तो वो कहते थे कि ईश्वर ना आए पटवार आ जाए तो बढ़िया है।
क्या बात है। वो कहते थे कि ईश्वर ना आए लेकिन पटवार आ जाए। बिल्कुल मोनिका, गांवों में ये कहा भी जाता है कि ऊपर करतार और नीचे पटवार। इसका मतलब आपकी परदादी माँ पटवारी के महत्व को बखूबी जानती थी, तभी वो ये बात कहती थी। अवस्था कितनी थी उनकी जब उनका स्वर्गवास हुआ? सर वो 102 साल के थे। 102 बरस उनकी उम्र थी। और आपके पास उनका कोई वीडियो है क्या? जी सर, मेरे पास उनके बहुत सारे वीडियो हैं और मैंने उनके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण समय बिताया अपने जीवन का और बहुत सारी चीजें भी उनसे सीखी है। काम वो करते ही रहते थे काम, और उनको रोकना बहुत मुश्किल होता था सर हमारे सब घर वालों के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दर्शकों को भी आपकी परदादी माँ का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उनके जोश, उनके ऊर्जा और उनके काम करने के जज्बे को हम देखेंगे तो सभी आश्चर्य करेंगे कि 102 वर्ष की उम्र में भी कोई इतना उत्साहित हो सकता है, कोई इतना जिंदा दिल हो सकता है और कोई जीवन के प्रति इतना शानदार अंदाज रख सकता है। दादी थे तो बोली जड्डी बंटो, बोली जड्डी है। हाँ इतनी जड्डी किन वो है दादी थे बंटो तावली हो। इतो तो बाप रे छोड़ दियो चल चाह पी लिया। चाह बने लाई दी है। वो थारो गेम्स दौड़ो है जुद के ईगनु दौड़ो है फेर के गेम्स ऊपर ताना उभाना के। दादी आपा के बना से आज तो बस अंबा बंटन दे दादी था आ दुखन आई दी थी बस दादी आयो चला चा पीछा ये डील दुखन लाई दी ता बिना मैं था लेट जस्यू हाँ की दादी आटो ढिलो है नी कौन तो मैं अनंत ही कह दियो अब तो साइड साइड बनती थी खावे ऐसे ही बंट गई कल से रह दादी जाना छोड़ रही है टेक रही हूँ को दी दादी 2 जने हैं और आपके छोरे ही छोरे हो गया बीननी कौन के। क्या बात है मोनिका, आपकी जो परदादी माँ थी वो तो वास्तव में ही अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आज भी हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा मोनिका, आप कब आई आश्रम से? ऑनलाइन कब जुड़ी, फिर ऑफलाइन आपने कब काम शुरू किया? सर मेरी ग्रेजुएशन हुई थी अक्टूबर 2020 में और नवंबर 2020 में मैंने आश्रम का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद सर मैंने पहला ही एग्जाम दिया था एसआई का, उसमें मेरा पेपर क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने पटवारी दिया, वो भी क्लियर, और उसके बाद आरएस दिया था, वो भी क्लियर हुआ। और जैसे ही आरएस प्री हुआ मैं नवंबर 2021 में यहाँ आश्रम में ऑफलाइन बैच में आ गई थी। उसके बाद मैंने वीडियो दिया, वो तो क्लियर है ही, और मेंस की तैयारी की, फिजिकल के लिए तैयारी की और फिजिकल में हो गया। अब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मेंस देखते हैं सर क्या परिणाम होता है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि परदादी माँ की कृपा से परिणाम मेंस में, आरएएस मेंस में भी सकारात्मक ही रहेगा। अच्छा मोनिका, और मुझे ये बताइए कि आप गांव की बेटी हैं
जी सर। और आपने ये कहा कि गांव में बेटियों से ये आशा की जाती है कि वो घर का काम तो सीखें ही सीखें। आप क्या संदेश देना चाहेंगी ग्रामीण माता पिताओं को कि वो अपनी बेटियों के लिए क्या सोचें? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी प्रतिभा को देखें और वो क्या करना चाहते हैं, जैसे अपने बेटे को ट्रीट करते हैं वैसे ही उनको ट्रीट किया जाए। और मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत बेहतर कर सकती हैं सर, लड़कों से कई गुना। ये मेरा पूर्वाग्रह है या जो भी है, और लड़कियां अनुशासित है ज्यादा लड़कों से। बिल्कुल, ये देखिए इस बात से तो मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूं। अच्छा मोनिका, एक बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं, जैसे मान लीजिए आपकी परदादी माँ थी, तो वो लड़कियों के विषय में कोई पुरातन पंथी विचार नहीं रखती थी क्या? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। या तो उनका विशेष लगाव समझ लीजिए, शायद उनकी बेटियां थी उनको भी उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन वो नहीं पढ़े थे और ये उनके दिमाग में रहता था। और मेरे को ऐसे, वो हमेशा ऐसे कहते थे कि कोई ये ना कह दे कि दादी के पास रही और तब पढ़ नहीं पाई, और ये होना चाहिए कि दादी के पास रही और पटवारी बन गई। मैंने कहा ये क्या है, पटवारी जरूरी है क्या? उनके पता नहीं सर क्या मन में थी पटवारी की। और सौभाग्यवश सर रिजल्ट भी मेरा पटवारी का उसी दिन आया जिस दिन उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी। क्या बात है मोनिका, लगता है वो ईश्वरीय आशीर्वाद है जो उन्होंने पटवारी में चयन के रूप में आपको प्रेषित किया। अच्छा मोनिका, अब हमारे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक तो सर, जैसे कि मैंने भी गलती की कि मैं यहाँ आई नहीं थी और मुझे ज्वाइन करवा दिया था सीधा ऑनलाइन बैच, और मैंने सोचा कि मैं कुछ बन के ही सर के पास जाऊंगी और तभी सर शायद मुझसे बात करेंगे और तभी मुझे आगे गाइड करेंगे। बनना तो मुझे भी सर आरएस ही था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता सर को मैं इंटरव्यू अपना सही ढंग से दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, या सर जो पूछेंगे। कहीं आप मेरे बारे में कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं थे कि मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, पता नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, कुछ ऐसा तो नहीं सोच रखा था? सर पहले ऐसा अपने आप ही सोच लिया था किसी से कंफर्म किए बिना ही कि शायद सर, क्योंकि ऐसे सुना था कि सर बात करते हैं और फिर एडमिशन देते हैं, और मैंने सोचा कि मेरे अंदर ऐसा क्या होगा कि सर मुझे एडमिशन देंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि सर एक बार मुझे मना करे, सीधा एडमिशन ही दे, मैं ये सोचती थी। और जब मैं आपसे मिली सर आरएस मेंस के बैच में, डेली आपको सुनती थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही सहज है ये तो, इनसे बात करना बहुत आसान है। और मुझे तो प्रॉपर गाइड किया आपने, और जब आपने मेरी मेंस की कॉपी देखी थी तब भी आपने कहा कि दोबारा जब भी लिखो तब भी मुझे दिखाना, और वहां से सर मेरा शुरुआत होगी। मैं आपको अपना ऐसे समझ लो सर, दूर से जो गुरु मानते हैं वैसे मान के किया, और अब वर्तमान में सर आप मेरे गुरुदेव हैं। तो धन्यवाद पूरी भाटिया टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। और अभी हम संदेश सर, हाँ, अच्छा एक संदेश आप किसको देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को? जी सर, हाँ, जैसा कि सर आप कहते हैं वही बात मैं दोहराऊंगी कि आप अपना एक गुरु बनाइए, और वो गुरु से मतलब एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था है। और आजकल क्या हो रहा है सर, भटकाव हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत बोला जाता था कि ये जो कर रहे हो उसमें से कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कहा ना आए, मुझे मेरे कर्तव्य को करना है, मुझे शेड्यूल दिया है, उसके आगे एक अक्षर भी नहीं पढ़ना। और मैं सर आपके सामने हूँ, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा और इतने निकाले हैं, तो इसका सर पूरा का पूरा श्रेय है। तो आप युवा जो भी है तैयारी कर रहे हैं, वो अपना एक गुरु बनाए और जो भी उनके प्रति पूरी निष्ठा रखे, और सेवा भावना से अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको जरूर मिलेगी सर। बिल्कुल मोनिका, मेरा ये मानना है कि संसार के सभी गुरु बहुत ही अच्छे हैं। प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी चयनित हो, लेकिन विद्यार्थी को एक गुरु का चयन अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी सुन रखा है, हम जानते भी हैं कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य हैं और श्री कृष्ण के गुरु संदीपन हैं। एक गुरु बनाएं, उसके प्रति श्रद्धा रखें और फिर उस गुरु की योजना के अनुसार काम करें। ये मैं जरूरी मानता हूँ। आसान है ये कि आपको योजना मिल रही है और थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, आपको खाना है बस, और खाते जाओ और बस आनंद लेते जाओ। धन्यवाद मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी परदादी जी से जो हमारी आज इस
बातचीत में मुलाकात हुई वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हाँ सर, काम करते रहना चाहिए और मैं भी हमेशा से ही चाहूंगी कि मैं स्वस्थ रहूं और उनकी तरह ही जीवन जीऊं, जितना उनकी उम्र है वो मैं चाहूंगी कि उनसे प्रेरित हूं और मैं हमेशा से स्वस्थ रहूं और काम करती रहूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका, धन्यवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी मुलाकात हो रही थी जिन बच्चों से पटवारी में चयनित जिन अभ्यर्थियों से, उन अभ्यर्थियों की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई प्रेरणास्पद व्यक्तित्व जरूर रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा प्रत्येक समाज के व्यक्ति से कि वे अपने बच्चों को, अपने पास पड़ोस के बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने शहर के, अपने गांव के बच्चों को सदैव प्रेरित करें, क्योंकि अगर प्रेरणा मिल जाए तो प्रत्येक बच्चा कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।